नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कुमार मोहित और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम उपभोक्ता संरक्षण में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप सभी उपभोक्ताओं तक उपभोक्ता संरक्षण संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाई हैं। कई बार हमने आपके मन में आने वाले कॉमन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए हैं कि किस प्रकार से अगर एक उपभोक्ता होने के नाते आप कोई भी सामान कभी खरीदने जा रहे हैं, कभी कोई सर्विस का उपयोग कर रहे हैं और आपके साथ ठगी हो जाए, तो ऐसे में आप कहां जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कहां से आपको उचित न्याय मिल सकता है और ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर किस तरह की कठोर सजाएं हो सकती हैं, इसके बारे में हमने आपसे कई बार चर्चाएं की हैं और आप तक जानकारियां पहुंचाई हैं। लेकिन आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों लागू हुआ और जीएसटी के आने के बाद से उपभोक्ताओं को किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, और अगर कोई भी व्यापारी, कोई भी विक्रेता धोखाधड़ी करता है तो उसके ऊपर किस तरह की कठोर सजाएं हो सकती हैं। आज हम इन तमाम विषयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुमित कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के। सर, हमारा ये कार्यक्रम उपभोक्ताओं से संबंधित है सर, कि उनके साथ किसी भी प्रकार की कभी भी कोई ठगी ना की जा सके। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि उपभोक्ता जब भी कोई सामान खरीदते हैं, जब भी किसी सेवा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ ठगी हो जाती है। ऐसे में सर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी सर, इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए जानकारी दें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बेसिकली 1986 में आया, उसका संशोधन 2019 में हुआ और 20 जुलाई 2019 से पूरे देश में वो लागू हो गया। उसका फिर एक अमेंडमेंट 2021 में भी हुआ। बेसिकली उपभोक्ताओं के अधिकार के संरक्षण के लिए यह अधिनियम को लाया गया था, क्योंकि उपभोक्ताओं का जो है कई बार क्या होता है कि कोई सामान परचेज करते हैं या उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए। जैसा कि एक एग्जांपल है, उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक ऐसा भी हाल फिलहाल में केस आया है कि ऑनलाइन मार्केटिंग में उसने एक कंपनी के शैम्पू खरीदी। शैम्पू खरीदने के बाद क्या हुआ कि उसके हेयर में इचिंग आया। उसने उस कंपनी को एक मेल डाला। कंज्यूमर इतने जागरूक है आज के दिन कि उसने मेल उसे डाला और कस्टमर केयर को, तो उधर से रिप्लाई आया कि भैया आपका ये जो बैच नंबर है, जो सीरियल नंबर है, वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो उपभोक्ता को लगा कि भाई ये प्रोडक्शन हुआ नहीं, मतलब फेक ये प्रोडक्ट है। फिर उसने वो उस प्लेटफॉर्म को कंप्लेन किया जो प्लेटफॉर्म से वो उसने परचेज किया। उस प्लेटफॉर्म ने कहा कि भाई मेरा कोई गलती नहीं, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं, जो सेलर है उसकी गलती है। अब सेलर को तो सेलर जो है ट्रेसलेस था। तो लास्ट में उसने उपभोक्ता को फोरम को अप्रोच किया, जिला उपभोक्ता फोरम। तो वहाँ पे केस इंस्टीट्यूट हुई। तो हमारे यहाँ 3 स्टेज पे, जैसे जिला स्तर पे है, राज्य स्तर पे है और राष्ट्रीय स्तर पे है। उसको आगे हम विस्तार से फिर बताएंगे कि कैसे कैसे जाना है। तो हम लोगों को ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है उपभोक्ता को कि हमारा क्या अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का हमारा अधिकार है अपने सेफ्टी का। सेफ्टी इन द सेंस कि आपका कोई मेडिसिन मान लीजिए कि एक्सपायर कर गया है, और एक्सपायर मेडिसिन या शॉर्ट एक्सपायर मेडिसिन आप ले आते हैं और वो लंबे 1 महीने खाने हैं आप, 1 महीना, लेकिन वो 15 दिन में ही एक्सपायर कर जाना है, तो वो दुकानदार को भी नहीं सेल करना है। दूसरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो कि अगर गलत तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें हार्मफुल भी हो सकता है, अगर अच्छा कोई टेक्निकल कुछ इशू है तो उस सब चीज़ों के लिए भी हम लोग उपभोक्ता फोरम को अप्रोच कर सकते हैं, हमको अधिकार दिया गया है। दूसरा क्या है कि हमें जानकारी का भी अधिकार है। कोई चीज़ अगर हम परचेज कर रहे हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, मुझे जानना का अधिकार है कि उसका दाम क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। इन सब चीज़ों का अधिकार हमें दिया गया है कि कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं। और एक चीज़ और, इससे पहले भी हम ये जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता है कौन, उपभोक्ता हम किसको कहेंगे, ये जानने की ज़रूरत है। तो उपभोक्ता जो है वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु को अपने उपयोग या उपभोग के लिए खरीदता है या सेवा लेता है, वो उपभोक्ता है। कोई न कि लाभ कमाने के लिए या उसको बेचने के लिए अगर यूज़ किया तो वो उपभोक्ता के श्रेणी में नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि मोबाइल है, मोबाइल आप परचेज करते हैं और व्यक्तिगत रूप से आप उसे यूज़ करते हैं
तो आप उपभोक्ता हैं, लेकिन उसी मोबाइल को खरीद के आप किसी को बेचते हैं, अच्छे मुनाफे पे बेच देते हैं, आप उपभोक्ता के परिभाषा में नहीं आते, डिफिनेशन में नहीं आते हैं। दर्शकों, जैसा कि सुमित जी ने बताया कि जिस तरह एक उदाहरण देकर सुमित जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से अगर एक उपभोक्ता जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे, तो वो उचित जगह जाकर उसकी शिकायत ज़रूर दर्ज कर सकता है। सबसे पहले तो जहां से उन्होंने उस सामान को खरीदा है वहां पर कंप्लेंट दर्ज कर इस बात की जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए कि मुझ तक वो ख़राब सामान कैसे पहुंचा है। लेकिन साथ ही सुमित जी ने यह भी बताया कि लोगों का जागरूक होना कितना ज़रूरी है, कि कैसे वो किसी भी ब्रांड के द्वारा ठगी किए जा सकते हैं। कोई भी फेक ब्रांड है उन तक वो अपना सामान पहुंचा देते हैं। ऐसे में जब जागरूकता की बात करते हैं सर, तो देखा जाएगा कि लोग आमतौर पर जब उनके साथ कोई ठगी हो जाती है, कोई सेवा वो लेते हैं या सामान लेते हैं, उनके साथ ठगी हो जाती है, तो ऐसे में वो कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचना चाहते हैं। तो ऐसे में सर उपभोक्ता फोरम जो है वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में सर बताएं। देखिए मोहित जी, इसमें सबसे पहले क्या है कि उपभोक्ता को आजकल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन का भी प्रोविज़न है और आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। ई जागृति करके एक पोर्टल है जिस पे आप जा कर के दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री भी नंबर है जिस पे आप कॉल करके आप अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और इसमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो क्लेम का वैल्यू है ना, वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप कहाँ क्लेम करेंगे ये जानना ज़रूरी है। 1 करोड़ तक के वैल्यू के लिए जैसे 3 स्टेज है। एक जिला स्तर पे है, राज्य उपभोक्ता फोरम जो है, जिला उपभोक्ता फोरम है, उसके बाद में आपको राज्य आयोग है उसका, और एक नेशनल लेवल पे है जी। तो 1 करोड़ तक के लिए आप जिला में, 1 करोड़ से 10 करोड़ के लिए स्टेट लेवल पे, और 10 करोड़ से ऊपर जो है आपको नेशनल लेवल पे जाना है। तो इसके लिए जो भी कंप्लेन करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एडवोकेट के माध्यम से करें, खुद भी कर सकते हैं। ई जागृति एक पोर्टल है, उस पोर्टल के जरिए आप उसके कंप्लेन कर सकते हैं और कार्रवाई भी होती है, उसको नोटिस भी होता है उसमें, और जो भी पेनाल्टीज़ हैं, प्रोविज़न है, उसके अकॉर्डिंगली वो होता भी है और सुनवाई भी होती है। और उसके हर डेट पे आपका आजकल ऑनलाइन ही भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि नेक्स्ट डेट कब होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर या केस नंबर मिलता है उससे आप अपने केस को ट्रैक कर सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जाना कि अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, सेवा खरीदते हैं और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तक होती है, तो आप जिला स्तरीय फोरम में जाकर उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आप राज्य स्तरीय आयोग में जाकर उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उचित न्याय पा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर 10 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी आपकी परचेज है, आपने सामान को खरीदा है और आपको गलत चीज़ मिल गई है, तो उसके लिए आपको राज्य स्तरीय आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। सर, जब पैसों की बात करते हैं तो पैसों के संचालन को ही ध्यान में रखने के लिए, लोगों के साथ ठगी ना की जा सके, इसके लिए सर जीएसटी का निर्माण किया गया ताकि जो उचित टैक्स है वो सरकार तक पहुंच सके। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जीएसटी से संबंधित तमाम जानकारियां लेने वाले हैं और जानेंगे कि जीएसटी एक्चुअली में है क्या। इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 17 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ। जीएसटी का उद्देश्य ये था कि एक देश एक कर, क्योंकि कई एक व्यापारियों के पास जो है ना काफ़ी टैक्स का बोझ हुआ करता था और परेशानी काफ़ी होती थी, और पारदर्शिता भी थोड़ा जीएसटी आने से आई है, क्योंकि इससे पूर्व में हर राज्य का अपना अपना टैक्स प्रणाली हुआ करता था। अब एक जीएसटी है जो पूरे देश में लागू है। इसमें हम लोगों को, उपभोक्ताओं को थोड़ा सा ध्यान ये देना है, जो बेसिकली 3 तरह के जो परेशानियाँ आती हैं। कई बार क्या होता है, उपभोक्ता किसी जगह ऐसे जगह जाते हैं जहाँ उनको जीएसटी नहीं लगना है, फिर भी उनसे जीएसटी चार्ज कर लिया जाता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी जीएसटी का दर जो है मान लीजिए कि 5% का है और उनसे 12% से 18% चार्ज कर लिया जाता है, उनको नहीं जानकारी है। कई बार ऐसा होता है कि वो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन ही उसका नहीं है, फिर भी आपसे जीएसटी ले लेता है। तो उपभोक्ता को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो बिल मिलता है ना, बिल को तरीके से देखना चाहिए, उसमें जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर जीएसटी नंबर है
तो उपभोक्ता को चाहिए कि वो ऑनलाइन भी वेबसाइट पे है, ऑनलाइन भी वो चेक कर सकता है कि इसका जीएसटी के रिगार्डिंग में वो जानकारी ले सकता है कि किस किस पे कितना कितना दर है, किस तरह के सर्विस में या किस तरह से सेल्स ऑफ गुड्स जो सेल होते हैं, सामान जो का बिक्री हो रहा है उसमें। तो इन सब चीज़ों को उपभोक्ता का ध्यान देना है, क्योंकि आपके जीएसटी एक्ट में भी प्रोविज़न है, उसके सेक्शन 32 में भी प्रोविज़न है कि पेनल्टी का। अब जैसे कई बार क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, तो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बिना रजिस्ट्रेशन से 232 कहता है कि बिना रजिस्ट्रेशन का आप जीएसटी नहीं ले सकते, तो आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसमें प्रोविज़न भी है, वहाँ सेक्शन 122 में भी एक प्रोविज़न है कि उसको पेनल्टी किया जा सकता है 10,000, या एक्चुअल जितना आपसे गलत जो वसूली किया है, दोनों में से जो हायर होगा वो आपको देना होगा। वहीं पे 171 भी कहता है सेक्शन कि जो रेट, मान लीजिए कि अभी आज के डेट में रेट जो दरें हैं जो कम किए गए हैं, बहुत सारे चीज़ों में दर कम किए गए हैं, लेकिन आपको जो भी दुकानदार है या सर्विस प्रोवाइडर है वो आपसे पुराना ही दर ले रहा है, लेकिन उपभोक्ता को नए दर का लाभ मिलना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए हम लोगों को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि 171 स्पष्ट कहता है कि अगर दर में किसी भी तरह की कमी होती है या चेंजेज होता है, उसका लाभ जो है आपके उपभोक्ता को मिलना चाहिए। तो हम लोग को थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन भी बहुत सारा चीज़ चेक कर सकते हैं, और ख़ास करके हम लोगों को, हम यही उपभोक्ता से कहेंगे कि बिल, एटलीस्ट बिल को ध्यान से देखें, समझे, क्योंकि देखिए हमारा नैतिक जिम्मेवारी बिल देना जरूर है, कर देना जरूर है, लेकिन गलत कर देना हमारा ये नहीं है। जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर सर लोगों के मन में ये दुविधा होती है, ये कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें कितना प्रतिशत जो है वो किस प्रोडक्ट पर जीएसटी देना है। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि कई चीज़ों पर 5% है, कई चीज़ों पर 10% हुआ करता था, 18% है, एक समय पर 28% भी हुआ करता था। तो ऐसे में लोगों को समझना कितना ज़रूरी है और वो किस तरह से उस बात की जानकारी ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को जो मैं ख़रीद रहा हूँ इस पर मुझे केवल 5% देना है, ये जो प्रोडक्ट मैं ख़रीद रहा हूँ इस पर मुझे केवल 18% देना है। इसकी जानकारी होना लोगों में कितना ज़रूरी है। साथ ही सर ये भी बताएं कि अगर कोई विक्रेता, कोई व्यापारी है जो कम परसेंटेज वाले सामानों पर भी ज़्यादा कर वसूल रहा है, ऐसे में उन पर किस प्रकार की सज़ाएं उन्हें मिल सकती हैं, इसके बारे में बताएं। टैक्स की जहाँ तक जानकारी की बात है, तो उसके लिए एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जिसको हम अभी बता देना चाहेंगे, cbic.gst.gov.in। इस पे जा कर के हम लोग किस पे कितना टैक्स लगेगा, ये हम जानकर 5% है, 12% है, ये हम लोग 18% है, 28% है, अब तो स्लैब चेंज हो गया, अब तो 40% वगैरह ये सब आ गया। तो ये हम लोग जो है वहाँ वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो सर्विस ले रहे हैं, जो चीज़ परचेज कर रहे हैं, उस पर कितना जीएसटी लगेगा, इसकी जानकारी हम इस साइट के माध्यम से ले सकते हैं और दुकानदार को कह सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। इसके लिए पहले भी हमने बताया कि सेक्शन 122 जीएसटी के एक्ट में प्रोविज़न है कि 10,000 या एक्चुअल जो आपका ठगी किया गया जीएसटी के नाम पे, वो दोनों में से जो हायर होगा वो आप उससे उसका पेनल्टी किया जा सकता है, ये प्रोविज़न है। लेकिन हम लोग को सबसे बेसिक जरूरी कि हम लोग को जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि हमको एक्चुअल पता तो होना चाहिए कि ये जीएसटी इस पर लगेगा कितना। दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि जहां हम परचेज कर रहे हैं उसके बोर्ड पे वो जीएसटी नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी है, जीएसटी नंबर लिखना है। आपके बिल में जीएसटी नंबर है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ये सेक्शन 32 में प्रोविज़न है, जो मैंने पहले भी बताया है कि ये लोगों को जागरूक, बिना जीएसटी नंबर दिए हुए पे कोई जीएसटी पे ना करे, कोई भी ग्राहक जो है अगर जीएसटी नंबर बिल पे नहीं है तो जीएसटी ना पे करे, उसके बोर्ड पे जीएसटी नहीं अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो जीएसटी पे ना करें। और सही जीएसटी का दर जानने के लिए जो मैंने वेबसाइट ये किया, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, वो वेबसाइट है cbic.gst.gov.in पे जा कर के हम लोग एक्चुअल दर पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से ये कर सकते हैं। जी दर्शकों, सर ने जैसा कि बताया कि अगर हम कोई भी सामान या सेवा खरीद रहे हैं तो बेहद ज़रूरी है कि हम ये चेक कर लें कि जो रसीद है उसमें जीएसटी नंबर का वर्णन है या नहीं। जिस भी दुकान से हम ले रहे हैं वहाँ पर वो दुकान एक्चुअल में जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं,
और अगर उनका पंजीकरण नहीं किया हुआ है तो ऐसे में वो हमसे किसी भी प्रकार की जीएसटी की वसूली नहीं कर सकते। लेकिन सर, जागरूकता की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग सामानों को खरीदते हैं तो बिल नहीं लेते। ऐसे में वो रसीद को लेना ज़रूरी नहीं समझते, अवॉइड कर देते हैं, कई बार जल्दी में होते हैं और आमतौर पर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में अगर हमारे साथ कभी भी किसी प्रकार की ठगी हो जाती है तो आप कहाँ जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने क्लेम को प्रमाणित कर पाएंगे, और अगर आप बिना रसीद के किसी भी कोर्ट या आयोग में जाते हैं तो किस तरह से आपका जो केस है वो कमज़ोर हो सकता है, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इसमें सबसे बड़ा ज़रूरी है कि ग्राहकों को ये ध्यान देना होगा कि हम लोग जो है ना कुछ पैसे टैक्स बचाने के चक्कर में, या हम लोग समझते हैं कि बिल नहीं लेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, इससे हम लोग को नुकसान क्या है। अगर आप पक्का बिल नहीं लेते तो फिर आप क्लेम भी करने में आपको दिक्कत है, लीगली आप सही नहीं हो पाएंगे वहाँ पे जहाँ क्लेम करना है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका ये टैक्स वाले पैसे हैं वो मार्जिन उतना वो रख ही लेता है। हमको लगता है कि मेरा टैक्स बच रहा है, लेकिन वो सरकार के खजाने में नहीं जाता और इनके खजाने में इनडायरेक्टली चला जाता है। जो आपके दुकानदार हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं उन लोगों के पास। तो हमें चाहिए कि टैक्स इनवॉइस ही लेना चाहिए, जो जीएसटी बिल ही लेना चाहिए। उससे क्या है कि उसके अगेंस्ट में अगर किसी तरह की गलतियाँ करते हैं वो या गड़बड़ी करते हैं तो आप उपभोक्ता फोरम में भी कंप्लेन उसका कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन मान लीजिए आप किए, ऑनलाइन आपका ई जागृति है उसके माध्यम से कर सकते हैं, आप अपने वकील के माध्यम से कर सकते हैं, सनी जाके कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मान लीजिए कि उपभोक्ता फोरम में गए, जिला लेवल पे आपको न्याय नहीं मिला, तो इसकी भी हम लोग जिक्र कर लें कि न्याय अगर नहीं मिला तो उसका अपील उसके अगेंस्ट में या फिर आप जा सकते हैं राज्य आयोग में जा सकते हैं। उपभोक्ता जो राज्य कमीशन जो है उसमें स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। उसका भी टाइम फ्रेम है विदिन 45 डेज़। उसके बाद आप वहाँ भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। विदिन वहाँ पे 30 डेज़ का फिर प्रोविज़न है, फिर नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें पक्के बिल होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं पक्के बिल, जो है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए हमारे पास। तो हम लोग ऐसे जो है ना वो फेक बिल या कच्चा बिल जिसे कहते हैं वो लेने से परहेज़ करें। और फेक बिल के केस पे तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। फेक बिल में तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा हुआ कि आपको बिल तो जीएसटी का कर तो दिया, लेकिन उसने सरकार को टैक्स नहीं दिया। वो सरकार को क्या किया उसने कि क्योंकि आपको इनपुट नहीं मिलेगा, वो अगर रिटर्न में नहीं फाइल किया, दो तरीके बिल ऑफ सप्लाई होता है, एक रेगुलर होता है। तो जो बिल ऑफ सप्लाई है वो क्वार्टरली फाइल करता है, जो रेगुलर होता है वो मंथली वो अपना जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है या शॉपकीपर है वो अपना फाइल करता है। तो उसके पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट करता है, वो अपलोड करता है, जो बिल आपको देता है वो वहाँ पोर्टल पे वो डालता है कि भैया इतने का बिल हमने इस डेट को इस सामान के, उसका आजकल कोड आ गया है, हर प्रोडक्ट का कोड होता है, उस कोड के जरिए वो बिल को अपलोड करता है। अगर वो नहीं करता है तो टैक्स की चोरी कर रहा है। तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि जब आप कंप्लेन करते हैं और उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है और उसको क्लेम देना पड़ता है सेलर की, क्योंकि किसी कंपनी का प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है और आप कहते हैं कि नहीं गलत हो गया, आप केस करते हैं, तो वो पार्टी वो भी बनता है जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है। सेलर तो कोई और है जिसने फेक बिल दिया, लेकिन पार्टी वो भी बनता है जो आपको ये फेक बिल दिया और प्लस जिसका वो प्रोडक्ट है। तो जिसका प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उसका एडवोकेट करेगा कि भाई जो बिल है वो सही है कि नहीं, वो चेक करता है। आप तो नहीं करेंगे लेकिन वो ज़रूर चेक करता है। वो चेक करता है, अगर पोर्टल पे नहीं है तो वो क्लेम देने से डिनाई कर देता है, कहता है कि नहीं भाई मेरी गलती नहीं है, इन्होंने तो बिल ही प्रॉपर नहीं किया है, मेरा तो प्रोडक्ट ही सेल नहीं हुआ है। फिर हम लोग कहेंगे नहीं हम तो आप ही की कंपनी का प्रोडक्ट लिए हैं, तो फिर सेलर पे आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये सारा प्रक्रिया है इसमें जो कि हम लोग अगर उसको अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राहक को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, बशर्ते कि हम लोग को जागरूक होना है। हम लोग कहते हैं कि छोड़ो 2 पैसे 10 रुपये का बात है, 5 रुपये, ये 10 रुपये 5 रुपये की बात नहीं है।
हम लोग कहते थे कि दूर ऐसे ही चला जाएगा, जितना पैसा नहीं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट दिमाग से निकालना है। हम लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, इसी का फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं, और हम लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, अपने इस अधिनियम को जानना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है, उसको जान करके और हम लोग को जो उचित कदम है, जो एक्चुअल स्टेप्स हैं, वो हम लोग को लेना चाहिए। सर, जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि कई बार कई महंगी चीज़ों पर भी ठगी हो जाती है, कई बार कुछ सस्ती चीज़ों पर भी ठगी की जाती है लोगों के साथ। तो ऐसे में अगर कोई उपभोक्ता है जिसके साथ ठगी हो गई है, वो शिकायत करना चाह रहा है, वो उचित आयोग में जाता है, तो सर फीस क्या होती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, फ़ी का क्या है ना कि हम लोग का 1 करोड़ तक जिला में है, और जो क्लेम अमाउंट का है, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक स्टेट लेवल पे है, और 10 करोड़ से ऊपर जो है नेशनल लेवल पे है। तो 5 लाख तक का जो है ना हम लोग क्लेम करते हैं, तो कोई फ़ी हमें 5 लाख तक नहीं देना होता है। और 10 करोड़ से अगर ऊपर करते हैं तो मैक्सिमम 7,500 रुपया का है। इस बीच में अलग अलग स्लैब पे अलग अलग अमाउंट है। जैसे आपका होगा करीब 5 से 10 के पास 200 है, ऐसे कर करके फिर 400 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, ऐसे ऐसे कर करके जो है एक स्लैब बना हुआ कितना, लेकिन 5 लाख तक का कोई फ़ी चार्ज नहीं होता है। इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी फ़ी का प्रोविज़न नहीं है कंज्यूमर में। दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपका सामान 5 लाख रुपए तक का है तो वैसे में आपको किसी भी तरह की फ़ीस भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर 10 करोड़ से ऊपर का आपका सामान है और चाहे वो कितनी भी उसकी कीमत हो, तो उन शर्तों में भी 7,500 रुपये से ज़्यादा का फ़ीस आपको नहीं देना पड़ता। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम आ चुके हैं सर। ऐसे में चाहूँगा कि उपभोक्ता जहां आज इतनी भारी मात्रा में चीज़ों की खरीदारी करते हैं, अपने सामान्य जीवन को चलाने के लिए कई तरह की सर्विसेज का उपयोग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, तो ऐसे में जीएसटी की समझ उनके अंदर होना कितना ज़रूरी है। ऐसे में सर लोगों को आप क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों को और ग्राहकों को हम यही कहना चाहेंगे कि जागरूक रहें, और ख़ास करके बिल लेना ना भूलें। टैक्स इनवाइस जिसको कहते हैं, जीएसटी बिल लेना ना भूलें, और बिल जब लें तो उसे ध्यान से देखें कि उसमें जीएसटी नंबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसी समय उस दुकानदार से, सर्विस प्रोवाइडर से कहें कि आपका जीएसटी नंबर इस बिल में नहीं है, फिर आपने ये जीएसटी का कैसे ऐड किया है, और वहाँ पे उनका विरोध करें। अगर नहीं मानते हैं तो उसके अगेंस्ट में टोल फ्री नंबर हैं, जो टोल फ्री नंबर हैं उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम एक बार बता देते हैं। टोल फ्री नंबर है आपका 1800111400। एक बार और बोल देते हैं, 1800111400। इस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अंत में हम यही कहना चाहेंगे, ग्राहकों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बिल मांगिए, बिल पढ़िए, और गलत टैक्स वसूली के विरुद्ध आवाज़ उठाइए, क्योंकि टैक्स देना हमारा कर्तव्य ज़रूर है, लेकिन न कि गलत टैक्स हम पे करें। हम यही कहना चाहेंगे। सर, इस कार्यक्रम में जुड़कर आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, पर तब तक के लिए मुझे यानी कुमार मोहित और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।